हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो मैं आपको अभी सबसे पहला क्वेश्चन नच करवा रही हूँ कार्डियक आउटपुट। तो बेटा कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब कितना अमाउंट ब्लड का है जो हर वेंट्रिकल, हमारे पास दो वेंट्रिकल होते हैं, सबको पता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हर वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड है वो पंप करेगा, हर वेंट्रिकल से कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्ट होगा पर मिनट, एक मिनट के हिसाब से, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट होता है कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है कार्डियक आउटपुट की बेटा? 5 to 6 लीटर पर मिनट होती है। ठीक है, और बॉडी वेट के हिसाब से कितने परसेंट होता है? 8% ऑफ द बॉडी वेट ये होता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। नॉर्मल वैल्यू क्या है? 5 to 6 लीटर, 8% ऑफ द 5 to 6 लीटर पर मिनट एंड 8% ऑफ द बॉडी वेट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल। बट यहाँ पे याद रखना, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल लिखना और विथ ईच बीट लिखना, पर मिनट मत लिखना, विथ ईच बीट। यहाँ पे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम इजेक्टेड बाय द, स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इजेक्टेड बाय द ब्लड ईच वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल विद ईच बीट, हर बीट के साथ बेटा। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी हो गई? 70 मिलीलीटर हो गई, जो कि किस में रेंज कर रही है? 60 to 80 मिलीलीटर के बीच में रेंज कर रही है। वैसे हमारे पास ये कब रेंज करेगी, कब 70 मिलीलीटर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू स्ट्रोक वॉल्यूम की आएगी? तब आएगी जब मेरे पास जो हार्ट रेट है वो 72 पर मिनट, यानी कि 72 बीट पर मिनट होगा हार्ट रेट। तब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? तब हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम जब मेरे पास 70 ml हो जाएगा, जब मेरे पास 72 बीट पर मिनट नॉर्मल वैल्यू हार्ट रेट की होगी। लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा बेटर है आप खुद का लिख के आओ। डेफिनेशन में वैसे लिखा हुआ है कि कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया एंड द कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट विद द बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। इससे बेटर है बेटा खुद से लिखो, कार्डियक इंडेक्स इज डिफाइंड एज द कार्डियक आउटपुट, हम लिखेंगे कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया इन द मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, कार्डियक रिजर्व इज डिफाइंड एज द, कार्डियक इंडेक्स इज डिफाइंड एज द कार्डियक आउटपुट पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द कार्डियक रिजर्व इज, सॉरी, कार्डियक इंडेक्स इज डिफाइंड एज द कार्डियक आउटपुट पर डिवाइड बाय द सरफेस एरिया इन द मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट की नॉर्मल वैल्यू बताया था ना, 5 से 6 मिलीलीटर पर मिनट होती है, लीटर पर मिनट। तो हम लोगों ने 5 ले लिया यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की वैल्यू, और सरफेस एरिया की वैल्यू ले ली 17 मीटर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करा जब मैंने, तो मुझे क्या मिला? कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू मिल गई, वो जो कि आ गई 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर मेरे पास कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो यूनिट तो देखो आप लोगों ने ना वो जो फिज़िक्स पढ़ी होगी, जब आप लोगों ने नीट की तैयारी करी होगी, तो फिज़िक्स जब पढ़ रहे थे आप लोग, एक सेकेंड, तो आपको यूनिट पता होगा कैसे यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। यहाँ पे 5/17 लीटर पर मिनट ऊपर है मीटर स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं इसको डिवाइड भी करती हूँ तो 5/17 से देखो 3.2 कुछ आ रहा है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल वैल्यू से वैसे 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है बेटा। ठीक है, लेकिन क्या मैंने बोला, जब 5/17 कर रहे हो आपको ये चीज़ निकालनी आती होगी कि लीटर पर मिनट है तो मीटर स्क्वायर नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये लिखने से बेटर है आप लोग ऐसे लिखना, लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यूनिट्स तो आपको आते होंगे निकालने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो बेटा क्या सिग्निफिकेंस है कार्डियक आउटपुट की? सो कार्डियक आउटपुट की यही बेसिकली सिग्निफिकेंस है कि इट स्टैंडर्डाइज द कार्डियक आउटपुट अमंग द, देयर इज द स्टैंडर्डाइज कार्डियक आउटपुट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट बॉडी साइजेस। देखो मेरे पास क्या है कि इंडिविजुअल्स, हमारे पास ना इंडिविजुअल्स है, अलग अलग इंडिविजुअल्स। अब सबका क्या करेगा, बॉडी का साइज ना वेरी करेगा, सबका अलग अलग बॉडी साइज होगा, लेकिन जो कार्डियक आउटपुट होगा वो सबके लिए स्टैंडर्डाइज होगा, यानी कि वो सेम रहेगा। चाहे हमारा साइज जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन कार्डियक आउटपुट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, मतलब स्टैंडर्डाइज रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एज की।
कार्डियक आउटपुट मेरे पास एज के साथ कम होता है, क्यों? क्योंकि मसल का मास कम होगा और एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एज की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्डियक रिजर्व की। सो कार्डियक रिजर्व क्या होता है? अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। देखो डेफिनेशन वही आ रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट के भी एक्सेस में हमें कार्डियक रिजर्व जो मिल रहा है, it can be defined as the amount of the blood pumped by the each ventricle in excess of the normal cardiac output। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट से भी एक्सेस में। वैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? अगर मैं एथलीट और नॉन एथलीट का कंपेयर करूँ बेटा, जो नॉन एथलीट है, जो एथलीट्स नहीं है, उसके अंदर 15 से 25 लीटर पर मिनट हमारा कार्डियक रिजर्व है। लेकिन कार्डियक रिजर्व की वैल्यू जो है एथलीट के अंदर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉन एथलीट। और क्या वैल्यू है? 20 से 25 लीटर पर मिनट है। 20 से 40 लीटर पर मिनट, सॉरी 20 से 40 लीटर पर मिनट। 15 to 25 लीटर पर मिनट फॉर द नॉन एथलीट्स, एंड फॉर द एथलीट्स इट इज़ 20 to 40 लीटर पर मिनट, सॉरी। ठीक है, नाउ एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक एंड द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑलमोस्ट डन हो गई है। एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक इजेक्शन फ्रैक्शन ऑलमोस्ट डन है। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बता रही हूँ जो कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम पे देखो 3 मेजर फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो प्रीलोड आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? प्रीलोड के अंदर क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग हो जाएगी कार्डियक मसल फाइबर्स की एट द एंड ऑफ द डायस्टोल जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है, बट कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले हमारे पास एट द एंड ऑफ डायस्टोल ही स्ट्रेचिंग होगी मसल फाइबर्स की। और अगर स्ट्रेचिंग हुई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि फीलिंग जो है ब्लड की ड्यूरिंग डायस्टोल बढ़ रही है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, जब डायस्टोल के दौरान पे ब्लड की फीलिंग बढ़ेगी, स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, तो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल फाइबर लेंथ के साथ बढ़ रही है। देखो जितना स्ट्रेच करेंगे मसल फाइबर को उतनी लेंथ बढ़ेगी, है ना। अगर लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यही बोल रहा है कि स्ट्रेचिंग ऑफ मसल फाइबर में हमारा वेंट्रिकुलर फीलिंग बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, स्ट्रेच से लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अब एंड डायस्टोलिक फीलिंग क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? सो एंड डायस्टोलिक फीलिंग क्या होता है बेटा? प्री लोड ऑफ द वेंट्रिकल। लेकिन प्री लोड को मेजर करने के लिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। एंड डायस्टोलिक फीलिंग क्या होता है? प्री लोड ऑफ वेंट्रिकल। अभी वेंट्रिकल का प्रीलोड है, ठीक है, वो होता है। लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? उसी प्रीलोड का मेजर करना। तो ये किससे पता चलेगा मुझे? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है जिसने ये चीज़ बताई है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक फीलिंग, प्रीलोड्स वगैरह ये सब फ्रैंक स्टार्लिंग ने जो एक्सप्लेन किया फर्दर। लेकिन एक बात यार ध्यान रखना, फ्रैंक स्टार्लिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूरा कार्डियक आउटपुट नहीं पूछा जाता, दैट डजंट मीन कि आप फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ नहीं लिखोगे। मतलब अगर आपको अकेला फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बोला गया तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ तो लिखोगी, कार्डियक आउटपुट बोला गया तो वहाँ पे भी आपको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में बताना पड़ेगा। सो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। जो फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल? इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर के विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट। और ये एक्सप्लेन कैसे होगा? मान लो मेरे पास जब लेंथ बढ़ेगी प्रीलोड की लेंथ बढ़ी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा। मैंने बोला था ना वो प्रीलोड के बेसिस पे हम लोग फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को बढ़ते हैं। सो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में क्या होगा? हमारा प्रीलोड मान लो बढ़ गया। अगर प्रीलोड बढ़ गया तो क्या हुआ बेटा? एंड डायस्टोलिक फीलिंग बढ़ रही है, मतलब ठीक है, एंड डायस्टोलिक फीलिंग क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। प्रीलोड जो लेंथ प्रीलोड इंक्रीज इन द लेंथ प्रीलोड, और ये बताता है कि हाउ इन द इंक्रीज इन द लेंथ प्रीलोड और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, कि कैसे हमारे पास प्रीलोड जो हो रहा है, प्रीलोड की जो लेंथ है वो बढ़ रही है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह भी बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है सब कुछ? क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर्स विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट। ये आप लिख कर आओगे। एंड उसके बाद हम लिखेंगे इनिशियल लेंथ क्या होता है? लेंथ मसल फाइबर्स की जो हमारे पास प्रायर का मतलब बेटा पहले जो मसल फाइबर की लेंथ थी बेटा वो पहले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कैसी थी? इनिशियल लेंथ वही होता है, ठीक है। मतलब अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इनिशियली लेंथ कितनी थी? दैट इज जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल के स्टार्ट होने से पहले ही लेंथ देख लो कि अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, अभी आप लेंथ देख लो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इनिशियल लेंथ कितनी है? सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वेंट्रिकुलर मसल्स ऑफ द एंड ऑफ द डायस्टोल। मान लो जब मेरे पास डायस्टोल का एंड हो जाएगा तो मेरे पास मसल फाइबर स्ट्रेच कर जाएंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल लेंथ से जो अब वाली लेंथ आई है उसमें क्या फ़र्क है। तो
it depends on the degree of the filling of the end diastolic filling. It depends on the degree of end diastolic filling. end diastolic filling पे डिपेंड करेगा। सो क्या होता है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ द एंड डायस्टोलिक, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एंड डायस्टोलिक फिलिंग। तो क्या हो जाएगा, जो मेरे पास फिलिंग होगी वो बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास फिलिंग बढ़ेगी तो लेंथ की फाइबर बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर की। अगर फिलिंग बढ़ रही है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेटा बढ़ रहा है। ठीक है, एंड डायस्टोलिक की फिलिंग बढ़ेगी, फिलिंग की वजह से लेंथ बढ़ेगी क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है, और जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। आई होप ये आप एग्जाम में लिखोगे। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं, हेट्रोमेट्रिक। हेट्रोमेट्रिक, मेट्रिक पता है किसके लिए यूज होता है, लेंथ टर्म, लेंथ वर्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट, हेट्रोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्री लोड की। सो एंड डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल किस पे डिपेंड करेगा, 3 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब वो 3 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसपे हमारे पास प्रीलोड डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स जो हमारे प्रीलोड को इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन से 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं, जो जिसपे हमारा एंड डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल डिपेंड करेगा। पहला तो वीनस रिटर्न हो गया, दूसरा हो गया आर्टेरियल पंप की एक्टिविटी, एंड तीसरा क्या हो गया, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लियंस। अब वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा, वीनस रिटर्न मतलब हमारा ब्लड वापस आ रहा है। ठीक है, ब्लड का रिटर्न हो रहा है बेटा। सो अमाउंट ऑफ द ब्लड जो हमारे पास रिटर्न कर रहा है राइट एट्रियम पे फ्रॉम द सिस्टमिक वीनस सर्कुलेशन। वीनस आपको पता है ना, जैसे वीनस डीऑक्सीजनेटेड वर्ड, जैसे वीनस डीऑक्सीजनेटेड के लिए यूज होया, तो हमारा ब्लड वापस से वीनस सर्कुलेशन से, सिस्टमिक वीनस सर्कुलेशन से वीनस ब्लड वापस से रिटर्न कर रहा है। बट कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है बेटा। ये डिपेंड करेगा किस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब जैसे देखो स्केलेटल मसल का पंप हो गया, लोअर लिम्ब के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा स्केलेटल मसल का, जो कि हमारे पास वेन्स को कंप्रेस कर देगा। अगर मेरे पास लोअर लिम्ब के अंदर, लोअर लिम्ब पता होगी आपको, आप लोग एनाटॉमी पढ़ के आए हो। ठीक है, सो लोअर लिम्ब के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गए बेटा तो वेन्स क्या कर गई, कंप्रेस कर गई है, एंड पुशेस ब्लड फॉरवर्ड, ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, अगर मेरे पास लोअर लिम्ब्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई स्केलेटल मसल की, तो मेरे पास क्या होगा, वेन्स ने कंप्रेस किया, वेन्स कंप्रेस करी, वेन्स दबी, वेन्स अगर दबी तो हमारे पास ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, एंड बैक फ्लो जो होगा ब्लड का वो प्रिवेंट हो जाएगा क्लोज डिस्टल वेल्व से। ये वेल्व्स बोलते हो, पता नहीं वॉल्स बोलते हो, जो भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, सो यही है कि लोअर लिम्ब के अंदर स्केलेटल मसल होगी, स्केलेटल मसल में वेन्स हमारे पास कॉम्प्रेस कर जाएगी और बैक फ्लो प्रिवेंट कर जाएगा, किससे, क्लोज डिस्टल वेल्व से, जिससे क्या हो जाएगा, दिस इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न, ये हमारा वीनस रिटर्न को बढ़ा देगा। सेकंड क्या है हमारे पास, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बाय इंक्रीज द स्केलेटल मसल एक्टिविटीज़। अगर मेरे पास स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ गई, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ गई, मान लो मेरे पास बेटा वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटी होगी, मान लो आप लोग चल रहे हो, आप लोग वॉक कर रहे हो तो स्केलेटल मसल की एक्टिविटी हो गई। अगर वो बढ़ती है, वॉक कर रहे हो तो स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। तो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथ, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग क्वाइट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। मान लो आप लोग लंबे समय तक खड़े हो, ड्यूरिंग क्वाइट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो मेरे पास बेटा ब्लड होगा ना, पूलिंग ऑफ द ब्लड अकर्स इन द वेन्स, वेन्स के अंदर क्या हो जाएगा, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मसल एक्टिविटी। हमारे पास मसल की एक्टिविटी लंबे समय तक जो इंसान खड़ा है वहाँ पे मसल की एक्टिविटी एब्सेंट होगी, मसल की जो एक्टिविटी होगी वो एब्सेंट हो जाएगी, मसल की एक्टिविटी लंबे समय तक जो इंसान खड़ा रहेगा, तो पूलिंग ऑफ द ब्लड यहाँ पे होगा वेन्स में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास वीनस रिटर्न कम हो जाएगा एंड कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक खड़ा है, मसल की एक्टिविटी नहीं हो रही। मैंने बताया था मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तभी मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी तभी हमारे पास वीनस रिटर्न बढ़ेगा ना, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन मसल की एक्टिविटी ही नहीं है जब इंसान लंबे समय तक खड़ा है, तो कैसे वीनस रिटर्न बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, फिर कार्डियक आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोरेसिक पंप एंड द एब्डोमिनल पंप की। सो वीनस रिटर्न जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मान लो जब हम लोग सांस लेते हैं तो वीनस रिटर्न तब इंक्रीज करता है। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, हमारा जो थोरेसिक केज होगा ना बेटा, थोरेसिक केज हो जाएगा, इंस्पिरेशन के दौरान वो एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक केज हो जाएगा। अगर थोरेसिक केज ने एक्सपैंड कर लिया तो मोर क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर हो जाएगा अंदर, एंड जिसकी वजह से डायमीटर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, डायमीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा,
आईवीसी का डायमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि इंफीरियर वेना कावा का बढ़ जाएगा। क्या बोला मैंने आपको, थोरेसिक पंप एब्डोमिनल पंप में इंस्पिरेशन के दौरान मेरे पास एक्सपेंशन हो जाएगा थोरेसिक केज का। थोरेसिक केज एक्सपैंड किया तो इंट्राफ्लोरल प्रेशर नेगेटिव हुआ, जिसकी वजह से डायमीटर बढ़ गया है और क्या हो गया है, वीनस रिटर्न बढ़ गया है। लेकिन अब क्या हुआ, डिसेंट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम की डिसेंट की बात करें तो मेरे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा है। पहले कौन सा पड़ा था, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ रहा था एक्सपेंशन के केस में, लेकिन डिसेंट ऑफ डायफ्राम के केस में इंट्रा एब्डोमिनल वाला प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल में कंप्रेशन आएगी, एब्डोमिनल वेंस में कंप्रेशन आ जाएगी। अगर एब्डोमिनल वेंस बढ़ रही है तो कंप्रेस हो रही है, दब रही हैं, तो क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ रहा है। याद रखना इस चीज़ को बेटा अच्छे से याद रखना, ठीक है। थोरेसिक पंप एब्डोमिनल पंप में यही है कि वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान एक्सपेंशन हो जाएगा थोरेसिक केज का, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरप्लूरल प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास आईवीसी का डायमीटर बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। डिसेंट ऑफ डायफ्राम में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन हो जाएगा एब्डोमिनल वेंस का, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ की वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ईसीएफ स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो अगर मेरे पास ईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा तो मेरे पास कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा और वॉमिटिंग आ जाएगी, ठीक है। जब मेरे पास ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ता है तो मेरे पास कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट हमारा ईसीएफ का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, ईसीएफ का वॉल्यूम हमारा प्रेगनेंसी में बढ़ेगा, ठीक है बेटा। ईसीएफ का वॉल्यूम कम कब होगा, डायरिया और वॉमिटिंग में, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा कब, प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी की बात करें तो वेन्स आर इनोवेटेड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक फाइबर्स से वेन इनोवेटेड होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, स्टिमुलेशन आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। एक हो जाएगा स्टिमुलेशन इंक्रीज कर रही है, एक में डिक्रीज कर रही है। अगर स्टिमुलेशन हुई तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, और वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो मैकेनिज्म टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। याद रखना, स्टिमुलेशन में वीनस रिटर्न बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है। लेकिन जब स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो वैसोडाइलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास वीनस रिटर्न कम हो जाएगा ड्यू टू पूलिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब राइट आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, इट एक्सर्ट्स अ बैकवर्ड फोर्स इन ऑन वेन्स, ठीक है। वेन्स पे बैकवर्ड फोर्स लग रही है टू इम्पीड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन्स इनटू द राइट एट्रियम। मतलब कि जो मेरे पास एक बैकवर्ड फोर्स लग रही है वेन्स पे, ताकि ब्लड जो है वो क्या कहाँ फ्लो कर जाए, वेन्स से राइट एट्रियम में, ठीक है। इसीलिए राइट एट्रियल प्रेशर बोलते हैं कि वेन से राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो कर जाए, बैकवर्ड फोर्स लग रही है। इफेक्ट क्या है, किससे डिपेक्टेड होगा, राइट वीनस रिटर्न कर्व से। तो देखिए, ये देखो, ये आपने बनानी है, ग्राफ बनाना है, ऐसे बनाया 0 1 2 3, मतलब 1 to 6 यहाँ लिख देना, एंड -8 -4 0 +4 +8 यहाँ लिख देना, और यहाँ पे आप एक प्लेटो फेस बना देना, ठीक है बेटा। आई होप ये ग्राफ तो आप बना लोगे, इतना मुश्किल नहीं है ग्राफ बेटा। सो इट एक्सर्ट्स, ये किससे डिपेक्ट होता है, ग्राफ से, वीनस रिटर्न की कर्व से। तो अगर मेरे पास आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो मेरे पास वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो देखो आर्टेरियल प्रेशर में क्या था हमारे पास, राइट एरियल प्रेशर में कि वीनस रिटर्न का बैक फ्लो हो रहा था। बैक फ्लो कहाँ हो रहा था बेटा, वीन्स का, वेन से लेके राइट एट्रियम तक जा रहा था ब्लड। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मेरे पास आर्टेरियल प्रेशर ही कम हो जाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा, तो मेरे पास वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वीनस रिटर्न बढ़ेगा। तो बिलो 7 बिलो -2 mmHg राइट एट्रियम कैन नॉट इंक्रीज वीनस रिटर्न। राइट एट्रियम वीनस रिटर्न को इंक्रीज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम वीनस ब्लड को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, प्लेटो फेज आ जाएगा। तो प्लेटो फेज आ जाएगा, बिकम ऑलमोस्ट 0 अबव 7 mmHg। ये बेटा -7 है, ये -7 mmHg है, ठीक है, -7 है ये। सो क्या बोला हुआ है कि राइट एट्रियल प्रेशर, वैसे तो अगर मान लो राइट एट्रियल प्रेशर अगर कम हुआ तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वैसे अगर -7 mmHg से नीचे देखें तो मेरे पास वीनस रिटर्न नहीं बढ़ेगा, वीनस तो प्लेटो फेज वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वीनस रिटर्न कब बढ़ेगा, जब मेरे पास 7 mmHg से अबव प्रेशर होगा, तो ऑलमोस्ट मेरे पास वीनस ऑलमोस्ट हमारे पास 0 हो जाएगा, बिकम 0 हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, वीनस रिटर्न कम हो रहा था, बट अब तो ऑलमोस्ट 0 ही हो गया, ठीक है। जब मेरे पास क्या हुआ, वीनस रिटर्न
अबव 7 mmHg आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो डिग्री है फिलिंग वो किस पे डिपेंड करेगी? इट फोर्सेस द सिस्टमिक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो मेरे पास सिस्टमिक ब्लड है बेटा, सिस्टमिक ब्लड, उसको वो फोर्स करता है कि हार्ट की तरफ जाओ। डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन यही है कि सिस्टमिक ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है। इट फोर्सेस द सिस्टमिक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न अगला है हमारे पास फैक्टर जो रेजिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है बेटा उसके अंदर रेजिस्टेंस रुकावट आ जाती है बिटवीन द पेरिफेरल वेसिकल्स एंड द राइट एट्रियम, जिसे बोलते हैं वीनस रेजिस्टेंस। वीनस रेजिस्टेंस क्या होता है? जिससे हमारे पास रुकावट आ जाएगी ब्लड के फ्लो में, ठीक है। और ये पेरिफेरल वेसल्स और राइट एट्रियम के बीच में होता है। इम्पोर्टेंट क्या है वीनस रिटर्न को डिटरमाइन करने के लिए? बिकॉज व्हेन वीनस रिटर्न रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड बिगिंस टू डैम्ड अप इन द वीनस कंपार्टमेंट, क्योंकि वीनस की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो ब्लड हमारे पास डैम्ड अप कर जाएगा वीनस कंपार्टमेंट से, और वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। इज़ नॉट इफेक्टिव इन द ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, देखो बेटा ये सब इतना ज़्यादा नहीं खास है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, बट जितने बाकी फैक्टर्स आपको बताए हैं उसको याद रखो, क्योंकि यार अभी इतना टाइम नहीं है कि आपके एग्जाम इतने क्लोज है मैं आपको हर एक फैक्टर अच्छे से करा दूँ। ये एक ही फैक्टर को छोड़ रहे हैं, उसके अलावा जितना भी बताया ना वीनस रिटर्न मतलब हमारा स्केलेटल मसल की एक्टिविटी में कैसे स्टैंडिंग में होता है, कैसे मैन वो स्टैंडिंग के अंदर वॉकिंग के अंदर कैसे होता है वीनस रिटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद थोरेसिक पंप एब्डोमिनल पंप बताया कि वो एक्सपेंशन हो रहा है, इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या हो रहा है, एब्डोमिनल के बारे में बताया, डिसेंट ऑफ डायफ्राम हो रहा है, एब्डोमिनल प्रेशर के बारे में, ईसीएफ का वॉल्यूम बताया कि प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, डायरिया वोमिटिंग में क्या हो रहा है। फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बताया, स्टिमुलेशन और स्टिमुलेशन डिक्रीज पे क्या हो रहा है, ठीक है। राइट एट्रियल प्रेशर बताया, डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन बताया। लेकिन ये रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ज़्यादा लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि